हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले पार्ट को, अगले भाग को। और आज हम पढ़ेंगे उसी शब्द भेद के अगले सेशन को। और इस शब्द भेद में हम लोग पढ़ेंगे रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। ओके, तो क्या है आज हमारा टॉपिक? रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द। तो फटाफट से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए लिंक। और करते हैं शुरुआत फिर हम लोग। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। क्या है टॉपिक का नाम हमारा शब्द भेद में? रूप या प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा शब्द रूप या प्रयोग के आधार पर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। दो प्रकार के हैं, एक होता है विकारी और दूसरा शब्द जो होता है वो होता है अविकारी। विकारी और अविकारी, ठीक। अब विकारी क्या होते हैं और कौन कौन सबसे शब्द इसमें आते हैं? अविकारी क्या होते हैं, कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं? सबकी व्याख्या देखेंगे, है ना। तो पहले ये समझते हैं कि ये विकारी आखिरकार है क्या चीज। विकारी आखिरकार है क्या चीज? तो ध्यान दीजिए, विकार शब्द का मतलब समझिए पहले। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन, है ना। अर्थात इसका मतलब ये कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, वे मूल शब्द, जो मूल शब्द होता है ना उसमें परिवर्तन होता है, ठीक है। तो वे मूल शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। विकारी शब्द कहलाते हैं। किसके कारण हो सकता है? लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन अगर आ जाए। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं अपन, तीनों का उदाहरण लेंगे, लिंग, वचन और कारक का। सबसे पहले लड़का, जैसे एक शब्द लेते हैं हम लोग, लड़का। पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, ठीक है ना। अब बताइए कैसा है? लड़का शब्द यहां पर मूल शब्द है। अब इस मूल शब्द को हम क्या करेंगे? इसको परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या है, लिंग के आधार पर देखेंगे तो पुल्लिंग है ये, ठीक है ना। अब इसको हम कर देंगे लड़की पढ़ रही है। तो लड़का परिवर्तित हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यहां लिखेंगे हम लड़की पढ़ रही है, पढ़ रही है। लिंग परिवर्तन हो गया। वचन परिवर्तन, ये तो हो गया लिंग परिवर्तन। यहां पे हम देखेंगे क्या? लिंग परिवर्तन, ठीक है। अब बात करेंगे वचन। तो एक वचन और बहुवचन। लड़का क्या है भाई? एक वचन। तो वचन में परिवर्तन कर देते हैं इसको, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर वचन परिवर्तन हो गया ना लड़के का, लड़के पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिंग, वचन और अब कारक की बात आती है। कारक परिवर्तन करके बताइए। लड़के के लिए आम लाओ। क्या है हमारा शब्द? एक शब्द है लड़के के लिए, लड़के के लिए आम लाओ। और यहां परिवर्तन कर देंगे इसे लड़कों के लिए, लड़कों के लिए आम लाओ। लड़कों
के आमलाओ, लड़कों के लिए, सॉरी, लड़कों के लिए आमलाओ। यहाँ पे देखिए के लिए, और ये लड़के हैं और इसको क्या कर दिया, लड़कों कर दिया और के लिए, यानी कि कारक के द्वारा भी हमने इसको परिवर्तित करके देख लिया। कुल मिलाकर बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन करके उन्हें विकारी रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, या उन्हें विकारी कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि विकारी शब्द वे होंगे जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक प्रभाव डालते हैं, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और कारक प्रभाव डालते हैं और उनकी वजह से उन मूल शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, उन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा अविकारी शब्द, कौन सा, अविकारी। अब अविकारी ऐसे शब्द होंगे जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अविकारी होंगे, है ना। ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्या कहलाते हैं वो अविकारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अविकारी कहलाते हैं, है ना। और यदि जैसे मैं बात करूं अविकारी के बारे में, तो इसमें बहुत सारे उदाहरण अभी मिलेंगे आप लोगों को कि क्रिया विशेषण जो हैं वो अविकारी है। संबंध बोधक शब्द जितने भी होते हैं, जैसे कि और, एवं, है ना। अब एवं शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें आप किसी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ना तो लिंग के कारण कर सकते हैं, ना वचन से और ना कारक से। लड़की भी इस्तेमाल करेगी, चाहे स्त्रीलिंग इस्तेमाल करे इस शब्द को कि पुल्लिंग, एवं का एवं ही आएगा, ठीक है ना। आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मैं, मान लो एक लड़की है, मैं एवं राम स्कूल जाते हैं। अब लड़के से बुलवा लो इसी को, मैं एवं स्वाति स्कूल जाते हैं। एवं में कोई परिवर्तन आया क्या, नहीं आया। बहुत सारे बोल के देख लेंगे तो भी एवं एवं ही, यानी कि वचन परिवर्तन कर लें आप, एक वचन से बहुवचन, तो भी एवं एवं ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह से और का भी ऐसा ही है, ठीक है ना। किंतु, परंतु, लेकिन, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ठीक है, जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, किसके आधार पर, लिंग, वचन और कारक के आधार पर। तो ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन का प्रभाव नहीं होता है वो अविकारी शब्द उन्हें अविकारी शब्द हम कहते हैं, ठीक है। तो ये अविकारी हो गए आपके, और ये विकारी हो गए। मेरे ख्याल से विकारी और अविकारी आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। अब विकारी में कौन कौन शामिल है, अविकारी में कौन कौन शामिल है, जानते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण क्या है, विकारी है। कैसे है, मतलब इनमें परिवर्तन हो जाता है, कैसे, लिंग, वचन और कारक के द्वारा, ठीक। इसके बाद अविकारी क्या क्या होंगे, तो ध्यान दीजिएगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन शब्दों को रखा गया है कहाँ पर, अविकारी में। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको लिंग, वचन, कारक के आधार पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक,
समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपकी हिंदी व्याकरण जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो पहले हम ये जान लें, इसे पढ़ने से पहले इसके प्रत्येक एक एक टॉपिक को हम लोग, चाहे वो संज्ञा हो, चाहे वो सर्वनाम हो, चाहे वो क्रिया हो, विशेषण हो, इधर से क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक हो, समुच्चय बोधक हो, विस्मयादि बोधक हो, ठीक है ना, निपात हो, इन सब को विधिवत रूप से डिटेल में हम समझने का प्रयास करेंगे। और चूंकि ये व्याकरण का पार्ट है इसलिए हम व्याकरण पर थोड़ा सा फोकस करना चाहते हैं कि वास्तव में व्याकरण है क्या चीज़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वास्तव में व्याकरण जो होता है वो, उसका शाब्दिक अर्थ की मैं बात करूं तो होता है व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र। व्याकरण क्या होता है? व्याकृत, व्याकृत, व्याकृत या विश्लेषण करने वाला शास्त्र होता है। अब यहाँ से आप बहुत कुछ क्लियर कर सकते हैं। विश्लेषण करना मतलब एक तरह का एनालिसिस करना, ठीक है। कैसा एनालिसिस करना, कैसा एनालिसिस करना, तो समझिए बात को। कोई भी जो भाषा होती है उसका जो व्याकरण होता है वो वास्तव में भाषा के अधीन होता है। व्याकरण किसके अधीन होता है? भाषा के अधीन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आप भाषा को चेंज करेंगे, भाषा को चेंज करेंगे तो आपका व्याकरण भी चेंज हो जाएगा। हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का व्याकरण हिंदी के हिसाब से चलेगा। अंग्रेजी पढ़ेंगे, अंग्रेजी के हिसाब से नियम चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि व्याकरण जो है वो भाषा के अधीन होता है और व्याकरण द्वारा किसी भी भाषा को परिष्कृत किया जाता है, उस भाषा का परिष्कार किया जाता है ना। व्याकरण किसी भाषा को नियमों में बांधता है, ठीक है ना। वास्तव में व्याकरण वह शास्त्र होता है जिसके द्वारा किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से उच्चारित करने, शुद्ध रूप से उच्चारित करने, शुद्ध रूप से लिखने और शुद्ध रूप से समझने की विधि बताता है। उस शास्त्र को हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र कहते हैं। शुद्ध उच्चारण कैसे होगा किसी शब्द का, किसी भाषा का? शुद्ध रूप से लेखन कैसे होगा उसका, लिखेंगे कैसे? और शुद्ध रूप से समझना कैसा होता है, कैसे समझेंगे शुद्ध रूप से, है ना। तो ये सारी विधि बताने वाला जो शास्त्र है हमारा, उसको बोलते हैं हम व्याकरण। कौन सा शास्त्र है ये? व्याकरण, है ना। यानी कि एक भाषा जो होती है उस भाषा को नियमों में बांधता है ना। अशुद्ध उच्चारण जब हम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार करने का जो तरीका बताता है हमें, वो कौन बताता है? वो व्याकरण बताता है कि भाई ये गलत है और ये सही है, ऐसे सही बोला जाता है और ऐसे गलत बोला जाता है। तो ये होता है व्याकरण। और आज आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये व्याकरण की जान है एक तरह से, ठीक है। तो चलिए आइए, व्याकरण समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है व्याकरण, है ना। तो विकारी में हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, संज्ञा। कौन सा? संज्ञा, ठीक है। देखिए संज्ञा वाला पहला पार्ट जानते हैं, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। शब्द भेद के इससे पहले के जो भाग हैं, पहला और दूसरा, उसको जरूर देखिए आप लोग, ताकि ये भी बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम बेसिक से उठा रहे हैं हिंदी को, ठीक है ना। यानी कि शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से की थी? वर्ण से, है ना। और वर्ण से हम अब पहुँच गए कहाँ पे? शब्द पर, है ना। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, वाक्य की ओर चलेंगे, है ना। इस तरह कंप्लीट करेंगे हमारी हिंदी हम लोग, ठीक। तो टॉपिक है हमारा भाई संज्ञा। ठीक है। अब संज्ञा क्या है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है ना, और वो अलग अलग प्रकार कौन कौन से हैं और उन्हें कैसे हम पहचानेंगे, ठीक है ना। ये सारी कहानी हमारी ज़बानी, ठीक है, हमारी ज़बानी आप समझेंगे, ठीक। तो देखिए संज्ञा, वास्तव में मूलतः संज्ञा 3 प्रकार की होती है, लेकिन कुछ व्याकरणविद जो हैं या व्याकरण के जो आचार्य हैं, व्याकरणाचार्य, वो इसे 5 अलग अलग भागों में बांटते हैं,
ठीक है ना। मूलतः 3 है, फिर 2 और एक्स्ट्रा भी जोड़ दिया जाता है जातिवाचक के अंतर्गत, ठीक है ना। तो 3 कौन से हैं और 2 अलग कौन से हैं, और टोटल कितने हैं? 5 संज्ञा के भेद, ठीक है ना। देखिए संज्ञा कितने प्रकार की है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। तो पहली आती है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, और दूसरी जो आती है वो जातिवाचक, जातिवाचक, और तीसरी जो है मूल वो है भाववाचक, भाववाचक, ठीक। अब जो है जातिवाचक होती है, इसमें 2 अलग अलग भाग है, द्रव्यवाचक या इसी को हम कहते हैं पदार्थवाचक, पदार्थवाचक, और दूसरा इसका पार्ट है वो है समूहवाचक, समूहवाचक। ये कंप्लीट भेद हो गए आपकी संज्ञा के, ठीक। अब इन 5 भेदों को हम एक एक करके बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके जितने भी क्वेश्चन संज्ञा से संबंधित बनेंगे बड़ी आसानी से आप उनको क्लियर कर पाएंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी को समझते हैं कि ये चीज़ है क्या, और ठीक है ये है जो है, लेकिन ये क्यों अस्तित्व में आई, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई हमें संज्ञा की कि जो हमें व्याकरण में इसको डालना पड़ा। तो पहले तो उस पर प्रकाश डालते हैं हम लोग, ठीक है, कि वास्तव में संज्ञा की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं कि यदि आपका नाम ना होता या इस दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम ना होता तो हम उस चीज़ को, उस वस्तु को, उस स्थान को कैसे पहचानते? बड़ी मुश्किल हो जाती ना। आप अपने स्तर से ले लीजिए, यदि आपका नाम ना होता तो आपको लोग क्या कहते हैं? ए, ओ, अरे। और चलो आप अकेले हैं तो ए, ओ, अरे में काम चल जाएगा, लेकिन अगर संख्यात्मक मान ज़्यादा हो, 2, 4, 10 लोग बैठे हैं, तो अब कौन तो ए और कौन ओ, अब तो नाम बोलना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो नाम की जो आवश्यकता है या नाम का जो महत्व है, उसी को इंगित करती है कौन? संज्ञा। अब तुरंत ही मैं किसी एक लड़के या एक लड़की का नाम लूँगा, 10 लोग बैठे हैं, तो एक ही उठ के आएगा कि 10 के 10 आएंगे? मैंने कहा श्यामा इधर आओ, मोहन इधर आओ, तो अब या तो श्यामा और मोहन यही लोग आएंगे, ठीक है, बाकी के लोग वहीं बैठे रहेंगे। लेकिन अगर मैं ये बोलूँगा ए इधर आओ, तो वो 10 के 10 देखेंगे कि आखिर ए है कौन ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको संज्ञा का मतलब समझ में आया होगा कि संज्ञा वास्तव में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि संज्ञा है क्या चीज़। वास्तव में संज्ञा पर्यायवाची है किसका? नाम का। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से हम उस नाम को नाम ना कहते हुए संज्ञा के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो संज्ञा का मतलब ही क्या समझेंगे हम लोग? संज्ञा का मतलब ही समझेंगे हम लोग नाम। वो किसी का भी हो सकता है। संज्ञा का मतलब नाम, और नाम किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम परिभाषित कर सकते हैं संज्ञा को, ठीक है। कैसे परिभाषित करेंगे संज्ञा को? वास्तव में संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी जीवित निर्जीव वस्तु के नाम का बोध हो जाता है, जिससे उस शब्द को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। और संज्ञा कैसा शब्द है? एक संज्ञा एक विकारी शब्द है ना। तो परिभाषा कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग कि वह विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध होता हो, आदि के नाम का बोध होता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। उस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं, उस विकारी शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं और उदाहरण की बात कर लेता हूं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। व्यक्ति राम, वस्तु कोई भी ले लीजिएगा, एक कुर्सी ले लेते हैं अपन, मेज ले लेते हैं। स्थान ताजमहल,
इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ है तो बताइए आप। वैसे तो संसार की सारी चीज़ें इन्हीं 3 शब्दों के आसपास घूमती है। या तो कोई व्यक्ति होगा, मानव, या कोई वस्तु होगी संसार में, उसका कुछ नाम होगा, या फिर कोई स्थान होगा। यहीं पर कहीं ना कहीं आसपास घूमती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए व्याकरणविदों ने बड़े सोच समझ के 3 शब्दों का चुनाव किया है, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ठीक है ना। हालांकि और आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, गुण, दशा, व्यापार, है ना, पदार्थ, किसी का भी नाम हो, क्या हो, किसी का भी नाम हो, बस उस नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं, उस नाम को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से संज्ञा क्या है वो आपको समझ में आ गई होगी। जिनको इंग्लिश में समझना है वो ऐसे समझ सकते हैं कि नाउन, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, प्लेस और थिंग, वही बात है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब संज्ञा के प्रकारों की बात करेंगे हम कि भाई संज्ञा वास्तव में है क्या चीज़। संज्ञा के प्रकार कौन कौन से ये देख चुके हैं आप लोग। अब इसका जो पहला टाइप है हमारा, उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पहला टाइप हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो देखो भाई, व्यक्तिवाचक से नाम से ही क्लियर आ रहा है, क्लियरिटी है कि जहां वह विकारी शब्द, आप लिख सकते हैं परिभाषा के तौर पर कि वह विकारी शब्द जिससे किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का बोध होता हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपरली किसी एक ही चीज पर फोकस होगा, यहां पे एक से अधिक हो गया मामला व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है ना। तो परिभाषा आपने लिख ली होगी या समझ ली होगी, ठीक है ना। तो किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराने वाले विकारी शब्दों को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे राम है, मोहन है, पटना है, पटना शहर है, विशेष शहर है, ताजमहल है ताजमहल। तो किसी एक पर ही फोकस किया जा रहा है, किसी एक पर ही फोकस किया जा रहा है। कोई कवि है तो तुलसीदास, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है आपको कि किसी एक पर अगर फोकस होगा तो वो क्या होगा? वो वास्तव में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है वो? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसमें आपके व्यक्तियों के नाम, सारे के सारे जितने भी आप व्यक्तियों के नाम ले सकते हैं वो सब इसमें आ जाएगा। राम है, मोहन है, कृष्ण ले लीजिए आप लोग, किसी लड़की का नाम ले लीजिए सीता, ठीक है। बड़े बड़े विद्वानों के नाम ले लीजिएगा आप, कालिदास का नाम ले लीजिए आप, है ना। तो ये व्यक्तियों के नाम जितने भी है, ठीक है ना, वो किस में आएंगे? मोहम्मद साहब का नाम ले लीजिए आप, ठीक है। वाल्मीकि जी का नाम ले लीजिए आप, है ना। ये तमाम चीज़ें हैं। फलों के नाम ले लीजिए आप, है ना। तो व्यक्तियों के नाम, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैटेगरी व्यक्तियों के नाम, इसमें आएंगे। कुल मिलाकर एक बात याद रखनी है आपको, नाम किसी का भी हो प्रॉपरली होना चाहिए, है ना। जैसे राम, मोहन, है ना, मोहम्मद साहब, ठीक है, ईशा मसीही, ठीक है ना। ये उसके बाद कैटेगरी देखें आप लोग तो फलों के नाम जो हैं आपके, फलों के नाम किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएगा। सेवफल, केला, अमरूद, है ना, यानी कि सेब, केला, अमरूद, जितने भी फलों के नाम आप जानते हैं वो सब किस में आएंगे? वो आएंगे
व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ग्रंथों के नाम, ग्रंथों के नाम, रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबिल, ठीक है। जितने भी ग्रंथ आप जानते हैं प्रॉपर उनका नाम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये ग्रंथों के नाम भी किस में आते हैं? ग्रंथों के नाम आपके आएंगे व्यक्तिवाचक में। समाचार पत्रों के नाम, समाचार पत्रों के नाम जितने भी आप जानते हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे समाचार पत्र है, दैनिक जागरण है ना, नव भारत, जितने भी आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन उनका क्या होना चाहिए? प्रॉपर नाम होना चाहिए, ठीक है। नदियों के नाम और नगरों के नाम, नदियों के नाम भी जो आएंगे वो कहाँ आएंगे? नदियों के नाम, नदियों के नाम, नगरों के नाम, नगरों के नाम किस में आएंगे? सब ये सब व्यक्तिवाचक में है। नदियों के नाम की बात कर लें हम लोग, गंगा, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, चगंडकी, कावेरी, यमुना, रेवा, कृष्णा, गोदा, महानदी, ये सारी जो नाम मैंने लिए हैं नदियों के, सारे नाम ये व्यक्तिवाचक हैं, क्योंकि मैं सबको एक एक नाम से पुकार रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है? ये व्यक्तिवाचक है। तो एक दो नाम लिख लेते हैं अपन, है ना। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, ब्रह्मपुत्र, जितने भी आप जानते हैं, गंडक, ठीक है ना, कावेरी वगैरह वगैरह। नगरों के नाम, अब नगरों के नाम आपका अपना क्षेत्र, इंदौर, देवास, भोपाल, पटना, दिल्ली, कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है। और उसके साथ ही साथ बम्बई, ठीक है ना। तो ये सब बम्बई, हैदराबाद, इंदौर, भाई इंदौर को तो नहीं भूलेंगे हम, ठीक है। इंदौर और पटना, ये सब जितने भी नगर जिनके प्रॉपर नाम है, वो सारे के सारे कहाँ पे आएंगे? वो सारे के सारे आ जाएंगे आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। तो मुझे लगता है कि व्यक्तिवाचक क्लियरली आपको क्लियर हो गई होगी कि व्यक्तिवाचक वास्तव में है क्या। जिसका भी एक सिंगल नाम है, जिसका भी एक प्रॉपर नाम है, वो सारे नाम व्यक्तिवाचक में आएंगे, ठीक है। अब चाहे वो फलों के नाम हो जाए, चाहे वो नगरों के नाम हो जाए, चाहे वो किसी महान पुरुष का नाम हो जाए, किसी सामान्य पुरुष का नाम हो जाए, कुछ भी, बशर्ते वो सिंगल होना चाहिए, एक होना चाहिए, क्योंकि हमारी परिभाषा यही कहती है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध जो करा दे वही व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक के बाद में और बात करेंगे जातिवाचक संज्ञाएं क्या होती है, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, ठीक। नाम से ही काफ़ी हद तक क्लियरिटी आ जाती है, ठीक है। देखिए क्या है जातिवाचक, वास्तव में वह विकारी शब्द या कह सकते हैं वह संज्ञा शब्द जिससे एक ही प्रकार की, शब्द पर ध्यान देना, एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, ठीक है। क्या है? जिससे एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों, कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं आप और बढ़ा के उसको चाहें तो
बाकी वस्तुओं से काम चल जाएगा, ठीक है ना। अनेक वस्तुओं का बोध हो, जिस विकारी शब्द से, है ना, जिससे एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो जाए या जाति समूह का बोध हो जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है ना। इसमें भी अलग अलग कैटेगराइज में आप देख सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं सिंपल बताऊं आपको कि एक घर है, तो घर कहने से सभी प्रकार के घरों की चर्चा हो जाएगी, और चाहे वो घर कैसा ही हो, लेकिन घर कहने से सारे घर उसमें समाहित हो गए। तो एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो गया ना, छोटा घर, बड़ा घर, है ना, इस तरह से। दूसरा पर्वत है, तो पर्वत एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस पर्वत मात्र कहने से उससे संबंधित जितनी भी जातियां हैं पर्वतों की, चाहे वो छोटा पर्वत हो, बड़ा पर्वत हो, है ना, मझला पर्वत हो, वो सारे पर्वत शामिल हो गए। तो एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो। तो पर्वत के प्रकार की अनेक पर्वतों का बोध हो रहा है हमको पर्वत मात्र कहने से, ठीक है। और इसी के साथ साथ नदी कहने से सारी नदियां आ गई, छोटी बड़ी मझली सब नदियां आ गई, तो नदी में सब समाहित हो गया, तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। लड़का कहने से सब लड़के आ गए, किसी एक का नाम नहीं लिया, है ना। तो ये क्या है? लड़का भी एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। कुछ कैटेगराइज है, उनको भी अपन देख लेते हैं कि क्या क्या कैटेगरी में इनको रखा गया है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए संबंधियों, व्यवसायों और पदों। नंबर 1 कैटेगरी बता रहा हूं, संबंधियों, व्यवसायों और जो पदों के नाम होते हैं, पदों के नाम किसमें होते हैं? पदों के नाम जातिवाचक संज्ञाओं में आते हैं। जैसे कि व्यवसाय संबंधी में एक डॉक्टर शब्द हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर और वकील, भाई, संबंधी, रिश्तेदार, माँ, ठीक है ना, माँ। और इसके साथ साथ व्यवसायों की बात मैं करूं तो व्यवसाय में आप देख सकते हैं क्या कि एक किसान, अध्यापक, मजदूर के रूप में आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे किसान, अध्यापक, मजदूर, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक है। या किसी मजदूर का नाम नहीं है, या किसी अध्यापक का नाम नहीं है, या किसान का नाम नहीं है। किसान कहने से किसान, सारे किसान एक साथ आ गए, किसान की जाति का बोध हो गया। मजदूर कहने से सारे मजदूर एक साथ आ गए, ठीक है। भाई कहने से सारे भाई, छोटा हो, बड़ा हो, मझला हो, सब भाई आ गए। माँ कहने से सब माँ, छोटी माँ, बड़ी माँ, बिचली माँ, सब माँ आ गई, ठीक है। हमारी माँ भी आ गई, तुम्हारी भी आ गई, सबकी माँ आ गई, ठीक है। और वकील कहने से सारे कोर्ट्स के वकील आ गए, सुप्रीम कोर्ट के आ गए, हाई कोर्ट के आ गए, खंडपीठ के आ गए, सब वकील आ गए, ठीक है। तो एक ऐसा शब्द होता है जो बहुत सारे शब्दों का ज्ञान कराता है, उसी में निहित होते हैं बहुत सारे, लेकिन जाति उसकी एक ही होती है। वकील कहने से सारे वकील आ जाएंगे, इंजीनियर कहने से सारे इंजीनियर आ जाएंगे, ठीक है ना। डॉक्टर कहने से सारे डॉक्टर, चाहे वो स्त्री डॉक्टर हो कि पुरुष डॉक्टर हो, बड़ा डॉक्टर हो, छोटा डॉक्टर हो, मझला डॉक्टर हो, कैसा डॉक्टर हो, कैसा भी डॉक्टर हो, सब डॉक्टर आ गए इसमें, ठीक है। इस तरह से चलिए, हो गया क्लियर। इसके बाद संबंधियों, व्यवसायों और पदों के नाम मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, पशु पक्षियों के नाम और वस्तुओं के नाम। देखो भाई, पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, अरे नाम होना चाहिए लेकिन कॉमन होना चाहिए बस, वो इतना ध्यान रखिएगा, वस्तुओं के नाम। अब पशु पक्षियों में जैसे कि बैल, जैसे कि गाय, है ना, जैसे कि भैंस, जैसे कि चिड़िया, है ना, चिड़िया। और अगर देखें पशु पक्षी में हम लोग तो तोता, मैना, मोर, बहुत सारे उदाहरण हैं। तोता, मैना, मोर। अब देखो किसी स्पेशल मोर का नाम है क्या? नहीं है। मोर कहने से सारे मोर आ गए, मैना कहने से सारी मैनाएं आ गई, ठीक है। और गाय कहने से सारी जर्सी, देसी, सब गायें आ गई, ठीक है ना। बैल कहने से सारे बैल आ गए, भैंस कहने से सारी आ गई,
जाफराबादी, हरियाणवी, मुर्रा, तमाम तरह की क्वालिटी उसमें समाहित है, लेकिन है वो भैंस, यानी कि कॉमन वर्ड का इस्तेमाल कर लिया हम लोगों ने, तो कॉमन नाउन हो गया। एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध जो करा दे, जो संज्ञा शब्द उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, बैल, चिड़िया वगैरह। ओके, वस्तुओं के नाम की बात कर लेते हैं अपन, है ना। तो देखो वस्तुओं के नाम में कुर्सी, मेज, पुस्तक, कुर्सी, मेज, पुस्तक आदि, ये वस्तुओं के नाम हो गए। ठीक है ना, डोरी बहुत दिक्कत दे रही है। वस्तुओं के नाम। उसके बाद प्राकृतिक वस्तुओं के नाम, प्राकृतिक तत्वों के नाम, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, प्राकृतिक तत्वों के नाम, जैसे कि वर्षा, आंधी, तूफान, बिजली, ठीक है ना, भूकंप आदि, जितने भी प्राकृतिक तत्व है। ठीक है ना, यदि उन्हें कॉमन रूप से जाना जाए, भूकंप है तो उसका नाम दिया जाएगा स्पेशल, तूफान है तो उसका नाम दिया जाएगा, तो जब नाम दे देंगे उसको तो वो व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन नाम अगर नहीं दिया है तो फिर वो कॉमन नाम है, और कॉमन नाउन जो है वो किसको कहते हैं हम लोग, जातिवाचक को कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक कंप्लीट। ठीक, अब बात करते हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में कहाँ पर अंतर आ जाता है। ठीक है ना, याद रखिए, जब कोई एक वस्तु होती है और एक वस्तु जब अनेक का अनेक यानी कि बहुवचन हो जाती है, वो एक वचन से बहुवचन में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहीं पे जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट भी हो जाती है वो, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलता हूँ एक शब्द, आज के युग में जय चंदों की कमी नहीं है। क्या शब्द है मेरे पास में, आज के युग में जय चंदों की कमी नहीं है। यहां लिख देता हूं मैं, आज के युग में जय चंदों की कमी नहीं है, जय चंदों की कमी नहीं है। अब देखो, अगर मैं जयचंद बोलता तो व्यक्तिवाचक, लेकिन क्या कर दिया उसको मैंने बहुवचन कर दिया, जय चंदों। अब ये जय चंदों शब्द जो हैं ये किसी एक व्यक्ति को डिनोट नहीं कर रहा है, किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि जितने भी संसार में विश्वासघाती लोग हैं उन सबको डिनोट कर रहा है, और सबको डिनोट करना मतलब जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जयचंद जो है उन तमाम लोगों को एक साथ रख दिया गया है इस जयचंदों के माध्यम से जो विश्वासघात करते हैं। ठीक है ना, तो जयचंदों की कमी नहीं है, ये जयचंदों शब्द जो है ये जातिवाचक शब्द है। ठीक है ना, अब मैं आपको एक वचन से बहुवचन की तरफ से कुछ उदाहरण दूंगा कि किस प्रकार से हम एक प्रॉपर नाउन और एक कॉमन नाउन में अंतर पैदा कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। टॉपिक का नाम क्या है यहां पर, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। ठीक, देखिए, एक तरफ मैं जातिवाचक लिख देता हूं और एक तरफ व्यक्तिवाचक, या फिर ऊपर के लिए जैसे कि एक कवि, ठीक है ना, ये यहां पे जातिवाचक। ठीक है, और यहां लिखेंगे हम लोग व्यक्तिवाचक, जो कि इसके नीचे होगा। ऐसे एक लाइन बना लीजिएगा। ठीक है, अब कवि कहेंगे तो दुनिया के सारे कवि इसमें आ जाएंगे, यानी कि जातिवाचक।
लेकिन यदि मैं कहूँ तुलसीदास तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, तुलसीदास। दूसरा मैं यहाँ कहूँ नदी, नदी कहने से जमाने की सारी नदियाँ, लेकिन अगर मैंने कह दिया गंगा तो स्पेसिफिक नेम हो गया, अर्थात व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। पर्वत अगर कहूँ तो जातिवाचक, और अगर हिमालय कहूँ तो व्यक्तिवाचक, हिमालय कहूँ तो व्यक्तिवाचक। नगर कहूँ, नगर कहूँ तो जातिवाचक, और इंदौर कहूँ तो व्यक्तिवाचक। ठीक हो गया क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोग क्लियर कर सकते हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में मूलभूत अंतर क्या है। ठीक है, साथ ही साथ अब हम बात करेंगे अगली संज्ञा की। तो मेरे ख्याल से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक क्लियर हो गया होगा आपको। हो गया भाई, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। आगे बात करेंगे जातिवाचक के जो भेद है, अर्थात द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, और दूसरा समूहवाचक, उस पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लीजिए स्क्रीनशॉट। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन डाउट जो रहेगा वो एक भी नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा धैर्य से इस टॉपिक का विधिवत रूप से एक बार अध्ययन कीजिएगा, क्योंकि ग्रामर की जान वाला टॉपिक है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए इसको। ठीक है, हाँ। तो आगे बात कर रहे हैं हम लोग द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक को ही क्या बोला जाता है? पदार्थवाचक, या इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? मटेरियल नाउन। क्या है ये? पदार्थ मतलब मटेरियल। ठीक है ना। तो क्लियर है, इसकी परिभाषा समझ लीजिए पहले कि वास्तव में कैसे पहचानेंगे द्रव्यवाचक को या पदार्थवाचक को। ठीक है ना। शब्द से अगर समझेंगे तो मजा आ जाएगा कि द्रव्य या फिर पदार्थ, लेकिन कैसे पदार्थ को पहचानेंगे कैसे? तो याद रखिए, वे संज्ञा शब्द जिन्हें नापा या तोला तो जा सकता है, वे संज्ञा शब्द जिनसे नाप तोल की जानकारी तो होती है, नापा या तोला तो जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं आप चाहें तो, वे शब्द या वे विकारी शब्द जिनसे नाप तोल का बोध हो और जिन्हें गिना ना जा सके, गिना ना जा सके, वे संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? या गिनने का बोध ना करा सके, वो क्या होंगे? वो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक होंगे, है ना। तो देखो, द्रव्य में भी देखेंगे, पदार्थ में भी देखेंगे, इनको दो अलग अलग चीज़ों में। अगर मैं पदार्थ की बात करूं, पदार्थ के रूप में, तो आपका सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये जितने भी पदार्थ हैं आपसे, जिनसे कुछ दूसरे पदार्थ बनाए जा सकते हैं। सोने से सोने का हार बना सकते हैं, चांदी का हार बना सकते हैं आप लोग, है ना। तांबे से तांबे के तार बना सकते हैं, तांबे का गुच्छा बना सकते हैं, सब तमाम तरह की चीज़ें हैं, है ना। तांबे के सामान भी बनते हैं, है ना। तो पदार्थ में हम लोग सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि जितने भी आपके मेटल होते हैं, धातुओं के नाम इसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, धातुओं के नाम, यानी कि पदार्थ में आ जाएगा। यानी कि अब बताइए, आप इनको आप तोल तो सकते हैं, जो भी ये चीज़ें हैं इनको तोल के लेके आते हैं अपन। लोहा तोलते हैं, तांबा तोलते हैं, सोना, चांदी, है ना, तमाम तरह की चीज़ें इनको तोलते हैं हम लोग। लेकिन क्या गिनते हैं क्या इनको कभी हम लोग? कि गिन के लाते हैं कि 5 सोना दे दो, 10 सोना दे दो, ऐसा बोलते हैं? 10 तोला दे दो, तोल के लाए, तोला, है ना। यानी कि जिन्हें गिना ना जा सके लेकिन नापा या तोला जा सके,
है ना। इस तरह का जब बोध हो जाए हमें, गिन नहीं सक रहे हैं लेकिन नाप और तोल सक रहे हैं, ऐसे तमाम पदार्थ जिनको नापा या तोला जा सकता है, ऐसे तमाम तरह के द्रव्य, ऐसे तमाम तरह की गैसें भी जिनको नापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है, ठीक है ना, वो क्या होंगी, वो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होंगी। ठीक है, तो पदार्थ में हो गया। उसके बाद मैं द्रव्य की बात करूं तो द्रव्य में आपका पानी, तेल, घी, ठीक है ना। उसके बाद में आपका तेल, घी, पानी, दही, ठीक है ना, ये सब चीज़ें, ये क्या है, मक्खन वगैरह, ठीक है, ये क्या है, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। गैसों की बात कर लीजिए, गैस भी इसमें शामिल है, ऑक्सीजन या अन्य प्रकार की जो गैसें हैं। भाई गैसों के अणुओं को गिन सकते हैं क्या हम? नहीं गिन पाते हैं। किस में आएगा? पदार्थवाचक में आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा। ऑक्सीजन या अन्य गैसें जो होती है वो, ये कहाँ पे आएगी भाई? ये द्रव्यवाचक में आएगी। तो बस इतनी सी बात याद रखिएगा, जिन्हें नापा या तोला तो जा सकता है, या फिर नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, या किसी अन्य चीज़ का निर्माण किया जा सकता हो उन प्रोडक्ट से, उन पदार्थों से, है ना, उन द्रव्य से, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन गिन किसी भी कंडीशन में नहीं सकते हैं, गिन किसी भी कंडीशन में नहीं सकते हैं। क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक के बाद बात करेंगे अगली संज्ञा का। और अगली संज्ञा है हमारी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी है? समूहवाचक। नाम से ही क्लियर है ये तो, समूहवाचक। वे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह का बोध हो जाए। एक ही प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए, है ना। लिखिए आप, वे विकारी शब्द या वे संज्ञा शब्द जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूहों का बोध हो। एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूहों का बोध हो, क्या कहलाती है? समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। वे शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करेंगे अपन, जैसे व्यक्तियों के समूह की बात करते हैं हम लोग। व्यक्तियों का समूह, अब व्यक्तियों के समूह में हम लिख सकते हैं सेना, अधिकारी, कर्मचारी, परिवार, क्या है ये? संघ, दल, अपने आप में एक समूह। ठीक है ना, तो ये सब क्या लिखेंगे यहाँ? सेना, पुलिस, अधिकारी, ठीक, इसी के साथ साथ सेना, पुलिस, अधिकारी, कर्मचारी, कर्मचारियों का एक समूह होता है, कर्मचारी बंधु। ठीक है ना। उसके बाद आपका परिवार, संघ, दल, टुकड़ी, ये सब क्या है? सैन्य टुकड़ी, सैन्य दल, ये सब क्या एक समूह वाली बात है। सेना में सारी सेनाएं, वायुसेना, जल सेना और थल सेना सब आ गई, है ना। पुलिस में सभी राज्यों की अलग अलग जो पुलिसें होती हैं उन सब, वो सब पुलिस आ गई। ठीक है ना। परिवार में सारे सदस्य आ गए। एक समूह है कि नहीं है? है ना, समूहवाचक है। अधिकारी तो सारे अधिकारी आ गए, ठीक है ना। लेकिन अधिकारी एक ही तरह के होने चाहिए यहाँ पे, है ना। मतलब यहाँ लिखा ना हमने, जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं के, मतलब अधिकारी से अधिकारी, सभी अधिकारी। ठीक है, इस तरह से। तो अधिकारियों का समूह हो गया कि नहीं हो गया? हो तो अधिकारियों, पुलिस का समूह, पुलिस, सेना, ये सब कहीं ना कहीं समूह का बोध करा रहे हैं। ठीक है ना। समूह का बोध करा रहे हैं कौन?
ये सारे शब्द, ठीक। उसके बाद में अगर हम वस्तुओं के समूह की बात करें, वस्तुओं के समूह की बात करें, तो देखो भैया, गुच्छा, गट्ठर, है ना, कुंज, कुंज, ये सब क्या है? ये वस्तुओं का गुच्छा है। कोई चाबी का गुच्छा हो सकता है, गट्ठर लकड़ियों का गट्ठर हो सकता है, ठीक है ना। कुंज लताओं से घिरा हुआ जो स्थान होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं कुंज। चारों तरफ से घिरा हुआ स्थान कुंज कहलाता है, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि ये समूहवाचक संज्ञाएं हैं। कैसी है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। गुच्छा, गट्ठर, कुंज, इन सबसे समूह का बोध हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई? हो रहा है। और अगर देखें उदाहरण के तौर पे हम लोग, तो एक ढेर उदाहरण लिख सकते हैं आप चाहें तो। ढेर, तो वस्तुओं का ढेर, ये सब वस्तुओं के रूप में समूह है, ठीक है ना। समूह का बोध जो करा दे, लेकिन एक ही प्रकार की वस्तुओं का समूह। गुच्छा है तो चाबियां ही होंगी उसमें, अंगूर का गुच्छा होगा, अंगूर ही अंगूर होंगे, ठीक है। इस तरह से लकड़ी है, गट्ठर है तो लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ होंगी उसमें, ठीक है ना। इस प्रकार से एक ही प्रकार की वस्तुओं के समूह का जहाँ बोध हो जाए, समूह का जहाँ बोध हो जाए, समूहवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। और अब आती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है भाववाचक भी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाम से ही क्लियर है। भाव, भाव का मतलब क्या? भाव का मतलब फीलिंग्स। जहाँ फीलिंग आती है मात्र उन चीज़ों की, है ना, वो भाववाचक संज्ञा है। बस इतना ही काफ़ी है अगर समझ रहे हैं आप मेरी बात को तो, ठीक है। चलो परिभाषित कर देते हैं, आप कह रहे हैं तो, ठीक है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है वास्तव में? तो वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यापार, दशा, अवस्था के भाव का बोध हो जाए, इन सब का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम क्या कहेंगे? इन सब को हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव का बोध हो, गुण, दशा, व्यापार का बोध हो जाए। किसका बोध हो जाए? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार का बोध हो जाए। गुण, दशा, अवस्था, व्यापार आदि का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे भाववाचक संज्ञाएं। क्या कहलाएंगे? भाववाचक संज्ञाएं। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि अगर हम गुण के रूप में बात करें, देखो चलो पहले परिभाषित कर दूं मैं इसको, है ना। तो वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु, स्थान या किसी का भी, है ना, किसी संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार और या फिर अवस्था का बोध हो, अवस्था का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए गुण के अर्थ में सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं आपसे। किसके अर्थ में? गुणवाचक के रूप में या गुण के अर्थ में। इसी के उपनाम है गुणवाचक, या इसी में शामिल है ना। जैसे सुंदरता, बुद्धिमता, कुशाग्रता, ये गुण है। और मैंने कहा था कि भाव एक तरह से इन्हें आप छू नहीं सकते हैं। संज्ञा की विशेषता है कि इसमें वो सारे शब्द आएंगे, वो आप उनसे डिनोट कर सकते हैं या मैचिंग कर सकते हैं कि वो भाव होंगे। क्या होंगे? भाव होंगे। उन्हें आप छू नहीं सकते हैं। क्या किसी की सुंदरता को छुआ जा सकता है? नहीं, क्योंकि एक भाव है, एक फीलिंग है, ठीक है। किसी की बुद्धिमता को, किसी की बुद्धि को छुआ जा सकता है? नहीं, क्योंकि बुद्धि एक भाव है, ठीक है। कुशाग्रता, किसी की बुद्धि कुशाग्र है, वही बात। कुशाग्रता को
छू सकते हैं क्या आप? नहीं छू सकते हैं। तो एक वहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं अपने दिमाग में एक बात की जिसे छुआ नहीं जाता है, वो चीज़ें आएंगी कहाँ पे? भाववाचक संज्ञाओं में। ठीक है, ये तो गुणवाचक या गुण के रूप में देख लिया आप लोगों ने, है ना। इसके बाद आप देखेंगे अवस्था या फिर दशा के रूप में देख लीजिए आप लोग। दशा, दशा के रूप में, है ना। देखो भाई, दशा का मतलब क्या? दशा का मतलब हम कह सकते हैं किसी की जवानी, बचपन, बुढ़ापा। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? किस दशा में है वो, है ना, या किस अवस्था में है वो जवानी में है, वो बुढ़ापे में है, यौवन अवस्था में है। तो कभी भी आप इस जवानी को, इस बुढ़ापे को, इस युवा अवस्था को, उसको छू नहीं सकते हैं, वो सिर्फ एक भाव है। ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद और देखेंगे अगर भाववाचक संज्ञाओं में उन्नति, अवनति, उन्नति, अवनति, चढ़ाई, नीचाई, उतराई, ये क्या है? ये भाव है। उन्नति को छू सकते हैं क्या? नहीं छू सकते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, है ना। डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। उन्नति, अवनति, इसी के उदाहरण है। चढ़ाई, ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं डायरेक्ट। उन्नति, चढ़ाई, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या है? भाववाचक संज्ञाएं। किसी को भी नहीं छू सकते हैं, ये सब एक तरह का भाव है। क्या है? एक तरह के भाव है। और उदाहरण की बात करें तो, और स्पेशल भावों की बात कर लें तो शत्रुता, मित्रता, कृपणता, ये भी तो भाव ही है। शत्रुता का भाव, मित्रता का भाव, है ना। तो शत्रुता, मित्रता, कृपणता, ये सब क्या है? ये सब भाव है। क्या है? और इसलिए ये शब्द क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कैसी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, हो गया क्लियर भाववाचक संज्ञाएं? चलिए, ये तो हो गई भाववाचक संज्ञाएं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है? किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से, किसी जातिवाचक संज्ञा से, किसी क्रिया से, किसी सर्वनाम से, किसी अव्यय से, किस तरह से इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है, ये हम जानेंगे। तो कुछ प्रत्यय होते हैं, उन प्रत्ययों को जोड़कर हम लोग क्या कर सकते हैं? भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि प्रत्यय कौन कौन से हो सकते हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाएंगे भाववाचक संज्ञाओं के निर्माण में? आ, बड़ा, अन, आ, अन, ई, ता, त्वा, पन, आई। ऐसे शब्दों को आप प्रत्यय के रूप में जोड़ेंगे किसी शब्द के पीछे और आपको मिलेगी आपको एक नई संज्ञा जिसका नाम होगा भाववाचक संज्ञा। तो किन किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जरा जानते हैं। तो टॉपिक है हमारा भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ठीक है, तो कौन कौन से प्रत्यय लगाएंगे इसके लिए हम लोग? आ, अन, ई, ता, त्वा, पन, आई। ये प्रत्यय अगर आपने लगाए तो कहीं ना कहीं, चाहे वो व्यक्तिवाचक है तो उसमें देखते हुए हम कि कौन सा उचित बैठेगा प्रत्यय, वो लगा देंगे। ठीक है ना। जातिवाचक है, उसमें कौन सा उचित रहेगा, और साथ ही साथ आपका क्रिया कौन सी है, क्रिया में क्या लगेगा इनमें से, है ना। ऐसे अलग अलग जगहों पे जो शब्द आएंगे उनमें कौन सा प्रत्यय शूट करता है, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे,
भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। मैं भाववाचक संज्ञाएं लिख देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए, तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण पहले करेंगे हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। तो वही चीज़ें आपको याद रखनी है, आ, आओ, अन, ई, ता, त्वा, पन, आई। ठीक है ना। देखो मनुष्य, अब मनुष्य में भाव पैदा करना है भाई, मनुष्य को तो छू सकते हैं हम लोग, ये तो जातिवाचक है, मनुष्य कहने से सारे मनुष्य आ जाएंगे, है ना। तो जातिवाचक है, लेकिन जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाएंगे, तो लगा दीजिए ता प्रत्यय के रूप में ता, तो ये हो जाएगा मनुष्यता। और जैसे ही ये मनुष्यता होता है, ये ता लगता है इसमें प्रत्यय के रूप में, ये हो जाती है भाववाचक संज्ञा। क्यों? क्योंकि इसमें गुण आ गया, मनुष्य का गुण है ये मनुष्यता। ठीक है, ओके। उसके बाद लड़का, लड़के का जो गुण होता है वो होता है लड़कपन। क्या होता है? लड़कपन। तो ये पन लगा दिया यहाँ हमने, लड़कपन। ठीक है ना। भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? लड़कपन। ठीक। उसी के साथ पुरुष, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पुरुष का पुरुषत्व, त्वा लगा दिया। क्या लगा दिया? त्वा, पुरुषत्व। ठीक है ना। और नारी, तो नारित्व। बूढ़ा, तो इसका बनेगा बुढ़ापा। क्या बनेगा? त्वा लगा दिया, आ लगा दिया, पा लगा दिया। ठीक है ना। त्वा लगा दिया, पन लगा दिया। इस तरह से कुछ प्रत्यय लगाकर हम संज्ञाओं का बदला कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में। हटा दीजिए, वापस पहुंच जाएंगी कहाँ पर? जातिवाचक में। ठीक है, देखिए आगे। इधर व्यक्तिवाचक से भाववाचक, अब राम, व्यक्ति, रावण, शिव, ये सब व्यक्तित्व है अपने आप में एक, है ना। तो राम को भाववाचक में कन्वर्ट करना है तो रामत्व कर दीजिए। क्या कर देंगे? रामत्व। रावण के लिए रावणत्व हो जाएगा, रावणत्व। और शिवत्व हो जाएगा, शिव के लिए शिवत्व। ठीक। इसी तरह से सर्वनाम से भाववाचक बनाना है ना। अपना से क्या बनाएंगे? अपनत्व या अपनापन, दोनों सही है। अपनत्व भी लिख सकते हैं आप, अपनत्व। ठीक है। अहम से अहम भाव भी लिख सकते हैं, और अहंकार भी सही है, अहंकार। मम का ममता, ता लगा दो, या फिर ममत्व, दोनों सही है। निज का निजता, या फिर निजत्व। ओके। भाववाचक संज्ञाएं बना ली। किससे बना ली? सर्वनाम से, व्यक्तिवाचक से, जातिवाचक से। चलिए विशेषण से भाववाचक बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक बनाते हैं। कठोर से कठोरता, या कह सकते हैं कठोरपन, पन भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। चौड़ा से चौड़ाई, चौड़ा से चौड़ाई। वीर से वीरता, या वीरत्व भी सही है। सौंदर्य आएगा, क्या आएगा? सुंदर का सौंदर्य, या फिर सुंदरता। ललित, हाँ ललित का आप लोग बताएंगे क्या बनेगा भाई? ललित का, ललित का क्या बनेगा भाववाचक में? ललिता नहीं बाबा, ना बाबा ना, ललिता नहीं बनेगा, लालित्य बनेगा। क्या बनेगा? लालित्य, लालित्य। ठीक है, लालित्य बनेगा। भोला का भोलापन, भोलापन। हरा का हरियाली, क्या बनेगी? हरियाली। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं क्या? अलग अलग संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जा सकता है। लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। देखिए आगे देखिएगा। क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनानी है अब आपको, क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं। देखिए घबराना, और घबराने से बनेगा हमारा क्या? घबराहट। क्या बन जाएगी? घबराहट। खेलना, और इसमें हटाना पड़ेगा आपको ना,
खेल एक भाववाचक संज्ञा है, याद रखिए, और खेलना एक क्रिया है। तो कई बार ये पूछा जाता है खेल क्या है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, क्या है, द्रव्यवाचक है, ये तमाम चीज़ें। तो खेल क्या है, भाववाचक है। पढ़ना, और पढ़ना में क्या लगा देंगे, आई, पढ़ाई, ठीक है। मिलना, मिलना का भाववाचक हो जाएगा मिलाप, क्या हो जाएगा, मिलाप, ठीक है ना, या फिर मिलन। और भटकना, और भटकना का हो जाएगा बच्चों भटकाव, क्या हो जाएगा, भटकाव, ठीक। इसी तरह से अव्यय से भाववाचक कैसे बनाएंगे, दूर से बनेगी क्या, दूरी, और नीचे से बनेगी नीचाई, आई प्रत्यय। निकटता, निकटता। समीप, क्या लिख दूं, सामीप्य, या फिर समीपता। ये हो गई भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, कंप्लीट हो गया हमारा, कि किस प्रकार से संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, भाववाचक से, क्रिया से, अव्यय से, विशेषण से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, ठीक है ना। सीख गए होंगे आप मेरे ख्याल से, कुछ प्रत्यय लगाने होते हैं बस और हमारा काम हो जाता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे संज्ञा के पद परिचय की, कि किस प्रकार से संज्ञा का हम पद परिचय कर सकते हैं। क्या होता है पद परिचय? टॉपिक क्या है हमारा? संज्ञा का पद परिचय। समझ रहे हो? कुछ पद का परिचय देना है। किसके पद का? संज्ञा। अब संज्ञा मतलब जो भी एक वाक्य में जितने भी शब्द आएंगे उन शब्दों का एक एक परिचय आपको देना है, एक एक पद का परिचय देना है वहाँ पे, कि वास्तव में उस शब्द का, उस शब्द के लिए संज्ञा क्या है, वो जो शब्द आएगा वाक्य में उसके लिए कौन संज्ञा इस्तेमाल की गई, कौन सी संज्ञा का शब्द है वो, उस संज्ञा का भेद क्या है, उस संज्ञा शब्द का लिंग क्या है, उसका वचन क्या है, कारक क्या है, और साथ ही साथ उसका वाक्य के जो अन्य शब्द है उनके साथ संबंध क्या है। ये सब अगर आप बता पाते हैं तो मतलब आप समझ गए होंगे कि हम संज्ञा का पद परिचय समझ रहे हैं, ठीक है ना। संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा के अलग अलग भाग, संज्ञा को अलग अलग भागों में बांटना शब्दों के रूप में, कि भाई ये शब्द है तो ये जातिवाचक है उसमें वाक्य में, कि व्यक्तिवाचक है कि भाववाचक है। लिंग बताना पड़ता है आपको कि लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। वचन बताना पड़ता है, एक वचन है कि बहुवचन है, कोई शब्द इस्तेमाल किया गया है जो, ठीक है ना। कारक बताना पड़ता है कि इसमें कारक कौन है, ठीक है। और साथ ही साथ अन्य वाक्य के अन्य शब्दों से संज्ञा का परिचय कराना होता है ना। चलिए देखते हैं। जैसे एक वर्ड लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा उसी से। राम ने रावण को बाण से मारा। किससे मारा? बाण से ही मारा था, ठीक है। तो लिख देते हैं अपन वास्तविक बात, राम ने रावण को बाण से मारा। चूंकि अभी आपने लिंग वचन कारक पढ़े नहीं है, इसके आगे पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे आपकी, ठीक है। देखो भाई, संज्ञा का पद परिचय देख रहे हैं अपन, तो सबसे पहले इस शब्द को देखते हैं। एक पहला पद जो है राम, राम क्या है? संज्ञा है। क्या है ये? राम एक संज्ञा है, लेकिन कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। इसके बाद लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है, ठीक है ना, पुल्लिंग है। वचन कौन सा है? एक वचन है, ठीक है ना। राम शब्द क्या है? एक वचन है, एक वचन। कारक कौन सा है? विभक्ति चिन्ह कौन सी लगी है? नए, अर्थात कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। राम ने है, तिर्यक संज्ञा का इस्तेमाल हुआ है ना। तो ध्यान रखिएगा। और जो मारा क्रिया है उसको करने वाला है, इसलिए भी कर्ता कारक है, ठीक है ना। मारा क्रिया का कर्ता है कौन? राम। किसने की है ये क्रिया? राम ने की है। तो लिख सकते हैं आप, मारा क्रिया का कर्ता है,
इस तरह से इस पद का टोटल परिचय इस तरह से हुआ कि राम एक संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कौन सा वचन है? एक वचन है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। क्रिया का कर्ता भी राम ही है, इसलिए मारा क्रिया कौन सी है? मारा, और मारा क्रिया का कर्ता राम है। ठीक है ना। इस तरह से इस पद का कंप्लीट परिचय यह हुआ, इसको बोलते हैं संज्ञा का पद परिचय। इस तरह आगे देखिएगा, रावण शब्द है, तो रावण क्या है? रावण भी एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है ना। लिंग कौन सा है भाई? पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो ये पुल्लिंग लिख दिया मैंने। वचन कौन सा है? वही सर, एक वचन। और कारक कौन सा है? कर्म कारक है। ठीक है ना, कर्म कारक है ये। ठीक है। और मारा क्रिया जो है उसका कर्म है कौन? रावण। यानी कि मारा क्रिया का जो परिणाम है वो रावण पर पड़ने वाला है। मरेगा कौन? रावण, है ना। तो रावण शब्द जो है वो क्या है? मारा क्रिया का कर्म है। ठीक है ना, लिख सकते हैं आप लोग, मारा क्रिया का कर्म है कौन? रावण। कर्म को विभक्त चिन्ह लगाया हमारा, उससे भी पहचान सकते हैं कारक को आप लोग। ठीक। इसके बाद बाण शब्द क्या है इसमें? बाण, तो बाण एक संज्ञा है भाई, कंफर्म। कौन सी है? लेकिन जातिवाचक है सर। कौन सी है? जातिवाचक है बाण। सारे बाण आ गए इसमें, है ना। उसके बाद लिंग कौन सा है? ये पुल्लिंग है सर। वचन कौन सा है? एक वचन ही है सर। ठीक है। इसी के साथ साथ कारक कौन सा है? करण कारक है सर, क्योंकि साधन है इसलिए करण है, साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है करण कारक। ठीक है ना, तो करण कारक है। ठीक है ना। और मारा क्रिया का क्या है? ये साधन है। ठीक है ना, लिख सकते हैं लास्ट में हम लोग, मारा क्रिया का साधन है कौन? बाण। तो भैया ये हो गया आपका संज्ञा का पद परिचय। क्या? संज्ञा का पद परिचय। उम्मीद है आपको संज्ञा समझ में आई होगी और बड़े आनंद से आई होगी, मज़े से आई होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से उठाया गया है और समझाने का भरसक प्रयास किया गया है बारीकी के माध्यम से। ठीक है, तो अगर मेहनत पसंद आ रही हो हमारी आपको कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है काम सर, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में। और इसी के साथ चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू एवरीवन।